हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस पर, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ हम बिल्कुल सरल भाषा में हर एक टॉपिक को समझेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, या आपके बुक में मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, तो देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। हम सबसे पहले टॉपिक को समझ लेंगे, उसके बाद हम हर टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। हम टॉपिक को इसलिए समझते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तब हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई टॉपिक छूट गया है या सभी टॉपिक कवर हो गया है अच्छे से, तो हमारे अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ध्यान से देखिए इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सभी को यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक, तो पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, यानी कि राष्ट्रवाद को समझेंगे। राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे फ्रांस है क्या। फ्रांस एक देश है, फिर वहाँ पर क्रांति हुई तो क्यों हुई क्रांति, उसके पीछे क्या रीज़न था। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखेंगे जो 1789, 1830 और 1848 को हुआ था। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के बारे में जो 1815 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर टॉपिक से लिखने में दिक्कत है, या नंबरिंग चेंज हो गया है, हो जाएगा 4, 5, 6, 7 और 8। तो चलिए तीसरा टॉपिक हम देख लिए वियना सम्मेलन के बारे में। चौथा टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, यानी कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया। आखिर ये नेपोलियन बोनापार्ट है क्या, इसके बारे में भी समझेंगे। पांचवा टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, एकीकरण का मतलब है कि सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बना देना। ठीक, उसके बारे में समझेंगे आखिर ये एकीकरण होता क्या है। फिर इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इटली के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। तो इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पहला है जोसेफ मेजनी, मेजनी के बारे में देखेंगे। दूसरा है काउंट काबूर, काउंट काबूर के बारे में भी देखेंगे। तीसरा है गैरीवाल्डी और चौथा है विक्टर इमैनुअल, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं छठा टॉपिक पर, तो वो है जर्मनी का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के बारे में तो देख लिए। उसके बाद हमें पढ़ना है जर्मनी का एकीकरण, कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, जर्मनी के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो जर्मनी के एकीकरण में हम पढ़ेंगे विलियम प्रथम के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे ओटो वॉन बिस्मार्क के बारे में। ठीक, और सातवां टॉपिक हमारा आता है यूनान, हंगरी, पोलैंड में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि इन सभी घटनाओं के पश्चात किन किन देशों पर राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम देखेंगे। फिर राष्ट्रवाद का प्रभाव विभिन्न पूरे दुनिया में, पूरा विश्व में किस प्रकार राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात करेंगे। भारत पर भी राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा था, इसको हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। ठीक, तो चलिए ये रहा। हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ताकि अब हमारे पास समय है नहीं, ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन कर सके, अच्छे से समझ सके और अपने भाषा में आप उसको बता सकें। हम इस प्रकार से समझेंगे हर एक टॉपिक को। तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। सबसे पहले देखिए राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कैसे हुआ। तो राष्ट्रवाद के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रवाद क्या है, इसका परिभाषा देना है।
उसके बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1830 और 1848, तीनों क्रांति काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। वियना कांग्रेस के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद नेपोलियन, ये तो नहीं उतना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबोर और गैरिबाल्डी का क्या योगदान है। यदि ये पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा दीर्घोत्तरीय में। और यहाँ से ध्यान से देखें, 2 नंबरा में ये पूछ देता है कि जोसेफ मेजनी का योगदान इटली के एकीकरण में था, तो किस प्रकार से था, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर काउंट काबूर के बारे में पूछता है, गैरिबाल्डी के बारे में भी पूछ देता है। फिर इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था, इसके बारे में पूछता है। यानी कि 1, 2, 3, यानी कि मान के चलिए तो लगभग सभी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। आशा करते हैं कि पहले आप ये सभी टॉपिक्स को समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को किस प्रकार से कवर करना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या है? ठीक, तो ध्यान से देखिए कि राष्ट्रवाद होता है अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही कहा जाता है राष्ट्रवाद। अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, यदि देश में कोई चीज़ गलत हो रहा है तो हम उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, वही भावना है राष्ट्रवाद। ठीक, तो देखते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक विचारधारा है, ठीक, जो देश के बारे में सोच, प्रेम, एकता, लगाव की भावना को बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। यानी कि आपको यदि परिभाषा लिखना रहेगा तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी भावना है जो किसी देश के लोगों में सोच, देश के प्रति सोच, प्रेम, एकता एवं लगाव की भावना को बढ़ावा देता है। वही विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाता है। यदि आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। यदि आप चाहें तो किताबी भाषा भी लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है, उसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद। तो चलिए, राष्ट्रवाद को आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। सोचने वाली बात है कि आखिर ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन क्यों हुआ? किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहीं ना कहीं उसके लिए कोई गलत काम हो रहा हो, तभी तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार राष्ट्रवाद है, तो राष्ट्रवाद एक अच्छा चीज़ है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि किसी भी देश के अंदर जब वहाँ के लोगों को दबाया जाता है, वहाँ की शासन व्यवस्था को तहस नहस कर दिया जाता है, देश को अपने अकॉर्डिंग चलाया जाता है किसी के द्वारा, तब राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ कहाँ से। तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद का उदय 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था। चलिए अब देखते हैं कि ये 1789 फ्रांसीसी है क्या, फ्रांसीसी क्रांति है क्या, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ध्यान से देखें, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये फ्रांस है क्या। तो ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से भारत एक देश है, ठीक इसी प्रकार से फ्रांस भी एक देश है। तो फ्रांस एक देश है जो यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। ठीक, चलिए अब तो देख लिए होंगे, यूरोप महादेश में ही आता है इंग्लैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी आता है। ठीक, जर्मनी हो गया, और इटली हो गया।
ये सभी देश यूरोप महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए, फ्रांस एक देश था, वहीं उसी देश में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। ठीक, अब क्यों हुआ था उस पर विचार करते हैं। तो ध्यान से देखें, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। लुई 16वां वहाँ का शासक था, जो एक निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक था। इसे शासन करने का तौर तरीका मालूम नहीं था। ये अपने सलाहकारों के मदद से ही शासन को चलाता था। सलाहकार अब अच्छा बता रहा है या गलत बता रहा है, इसको उससे कोई मतलब नहीं था। ये अपने सलाहकारों से जो सलाह लेता था उसी के अकॉर्डिंग चलाता था। ठीक, तो ये निरंकुश था। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था। इसका कारण था विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार की दुख दर्द वहाँ की जनताओं में पाया जाता था। वहाँ की जनता खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थे वहाँ की जनता, उस पर विचार करते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखें कि फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। समाज में जितने भी लोग थे उनको 3 भागों में बांट दिया गया था, 3 स्टेट्स में बांट दिया गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो बांट दिया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या दिक्कत था उस स्टेट्स में? तो अब ध्यान से देखिए कि समाज को 3 भागों में बांट दिया गया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट्स, तृतीय स्टेट्स, 3 भागों में तो बांट दिया गया। अब ध्यान से देखें, प्रथम स्टेट में आता था पादरी लोग। पादरी लोग आता था। जिस प्रकार से हमारे यहाँ, ध्यान से देखिए, पादरी लोग जिस प्रकार से हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, हिंदू धर्म में पंडित जी होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी साहब होते हैं, ठीक इसी प्रकार चर्च के जो पुजारी होते हैं उसे पादरी बोला जाता है। ठीक, अब प्रथम स्टेट्स में थे वहाँ के पादरी लोग, ठीक, जो चर्च के पुजारी थे। ठीक, अब आगे ध्यान से देखिएगा, द्वितीय स्टेट्स में आते थे कुलीन वर्ग, जिसमें अमीर लोग रहते थे, अमीर अमीर लोग रहते थे और उच्च जाति वाले लोग रहते थे, जो राजा के करीबी हुआ करते थे। अब ध्यान से देखिए, तृतीय स्टेट्स में सामान्य लोग आते थे, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षक, वकील, ये सभी शामिल थे। तो चलो बांट दिया तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी तो हमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। तो प्रॉब्लम तो अब नजर आएगी ना। तो ध्यान से देखें कि प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के पास विभिन्न प्रकार की विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार, इस दोनों के पास, प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के पास विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि तृतीय स्टेट्स के पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। अब ये इसे विशेषाधिकार प्राप्त था राजा की तरफ से, लेकिन इसको किसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इसे वोट देने का अधिकार था, इसे विभिन्न प्रकार की पेंशन मिलती थी, लेकिन इसे किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती थी। वोट देने का अधिकार नहीं था। अब ध्यान से देखें आगे, प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स जो देख रहे हैं आप, इस सभी के ऊपर किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं था। तो यानी कि इसके ऊपर टैक्स भी नहीं था, टैक्स नहीं था। किंतु तृतीय स्टेट्स के अंदर कई प्रकार के टैक्स पाया जाता था। तृतीय स्टेट्स के जो लोग थे उनके ऊपर राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार की टैक्स लाद दिया गया। यानी कि ये दोनों टैक्स नहीं देता था, लेकिन तृतीय स्टेट्स में जो गरीब किसान लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे, वकील शिक्षक लोग रहते थे, उन्हें टैक्स देना पड़ता था और विभिन्न प्रकार के टैक्स देना पड़ता था। टैक्स कोई एक प्रकार के नहीं, विभिन्न प्रकार के। भूमि टैक्स देना पड़ता था, खेती करता था उसके बदला टैक्स देना पड़ता था, अनाज उपजाता था उसके बदला टैक्स देना पड़ता था, जहाँ ज़मीन था उसके बदला टैक्स देना पड़ता था, जिस भूमि पर उसका घर है उसके बदला उसे टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि वो जिस धर्म में है, धर्म के बदले भी उसे टैक्स देना पड़ता था।
जबकि इन दोनों को किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऊपर से इसे विशेषाधिकार भी प्राप्त था, जबकि इसे किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी असंतुष्ट थे। वो सब सोचते थे कि टैक्स हम दें, देश में खेती हम करें, अनाज हम उपजाएं, दुकान हम चलाएं, बेचें हम, सेवा करें हम, लेकिन उसका लाभ उठाए सब राजा के करीबी और प्रथम द्वितीय स्टेट्स के लोग। और वो सभी को पास विशेषाधिकार भी है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम किस चीज़ का नागरिक हैं? एक देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो ठीक नहीं है। हम भी तो देश के नागरिक हैं। आखिर उस सभी किस प्रकार के नागरिक है, उस सभी को विशेषाधिकार प्राप्त है, किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि हम दिन रात एक करके खेती करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं, फिर भी हमें काफ़ी अधिक टैक्स देना पड़ता है। चलो टैक्स दिए तो टैक्स के बदला हमें कुछ अधिकार तो मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का अधिकार भी नहीं प्राप्त था। तो लोग काफ़ी असंतुष्ट थे लुई 16वां से, जिसके कारण वो सभी लुई 16वां के खिलाफ आंदोलन कर दिए, जिसके पश्चात लुई 16वां हार मान गए और इसी को कहा जाता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, उस समय फ्रांस की सेना में एक ऐसा व्यक्ति था जो आगे चलकर फ्रांस की रूपरेखा को बदल दिया। वो व्यक्ति कौन सा था? तो वो व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट था जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का सेना था। तो ध्यान से देखिए, नेपोलियन के बारे में हम बात करते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेपोलियन का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 1769 में, 15 अगस्त 1769 में, और ये हुआ था इटली के निकट एक द्वीप है कोर्सिका द्वीप, उसी पर हुआ था इनका जन्म। अब जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो ये 20 साल थे। कितना साल के? 20 साल के थे। ठीक, अब ध्यान से देखें, नेपोलियन जो है 1789 में फ्रांस की सेना में एक सेना था। ठीक, बाद में जब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इन्हें समझ में आया कि अब फ्रांस की राजनीति में कुछ परिवर्तन होने वाला है। यदि फ्रांस की स्थिति को सुधारना है, यहाँ के नागरिकों को सभी प्रकार की अधिकार प्रदान करवाना है, तो हमें राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। और नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जिनके बातों में काफ़ी अधिकतर लोग आ भी जाते थे, क्योंकि इनके पास बात करने की शैली, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो कला थी, ये काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण ये 1789 में ही राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। 1789 में ही राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। जब 1789 में राजनीति में ये प्रवेश किए तो ये लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे काम किए। अब होता है कि हमारे आसपास के लोग भी देखिएगा कि वैसे वैसे लोग ही राजनीति में होते हैं जो समाज में कुछ ना कुछ करते हैं, या तो समाज में किसी का बुराई करे या भलाई करे, लेकिन करता तो है। ठीक, तो यह है। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1789 में राजनीति में प्रवेश कर जाता है, फ्रांस की राजनीति में। जब फ्रांस की राजनीति में प्रवेश करता है तो वो 1804 में फ्रांस का शासक बन जाता है। जैसे ही फ्रांस का शासक बनता है नेपोलियन बोनापार्ट, तब वो देश को चलाने के लिए, फ्रांस को चलाने के लिए वो एक नियम बनाता है। अर्थात किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार वो एक अपना संविधान बनाया। तो वो अपना संविधान बनाया जिसका नाम था नागरिक नेपोलियन संहिता। क्या नाम था? नेपोलियन संहिता। और ये फ्रांस में लागू किया गया 1806 ईस्वी में।
यानी कि फ्रांस में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया 1806 ईस्वी को। नेपोलियन संहिता है क्या? तो नेपोलियन के द्वारा बनाए गए संविधान अर्थात नियमों का संग्रह ही क्या है? नेपोलियन संहिता है। चलिए अब ध्यान से देखिए कि नेपोलियन जब वहाँ का शासक बन गया तो क्या क्या काम किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पर जो प्रथम स्टेट्स देख रहे हैं, द्वितीय स्टेट्स के पास जो विशेषाधिकार था उस सभी को खत्म कर दिया गया। नागरिकों, ये तृतीय स्टेट्स के लोगों के पास किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं था, तो इसे अधिकार दिया गया और सभी के अधिकारों को एक समान कर दिया गया। प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोगों के पास जितने भी धन संपत्ति था उस सब को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। राष्ट्रीय संपत्ति, जिससे पूंजीपति वर्ग के लोग जो थे, उच्च जाति के जो लोग थे, उसे नेपोलियन से घृणा होने लगी, द्वेष की भावना आने लगी। वो सब चाहता था कि नेपोलियन को जितना जल्दी हो सके हटाया जाए। तो नेपोलियन अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किए, अपने नागरिकों के लिए बहुत अच्छा काम किए। अब होता है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नेपोलियन जो अच्छा काम कर रहे थे अपने नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के लिए, तो नागरिक के सामने तो ये बहुत अच्छे थे। तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनके सामने बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के जो लोग थे, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, व्यापारी थे, उन सभी इनसे जलते थे, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, ये परिवहन व्यवस्था भी अच्छा किए। तो चलिए इस प्रकार देख लेते हैं कार्य, नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य। ये पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, पुरातन व्यवस्था को अंत कर दिया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। ये युद्ध की नीति जो अपनाया था वही रीजन था राष्ट्रवाद के विस्तार में काफ़ी अधिक। फिर सड़क मार्ग बनाया, व्यापार जो कर रहा था उस पर टैक्स कम कर दिया, उद्योगों को स्थापित किया। उसके साथ साथ जो तृतीय स्टेट्स के लोगों के ऊपर जो टैक्स थी विभिन्न प्रकार के, उस टैक्स को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चलिए ये सभी अच्छे काम थे। शिक्षा व्यवस्था को भी सुधार किया नेपोलियन ने। ठीक, तो कुल मिलाकर नेपोलियन फ्रांस में अच्छे कार्य किए, जिसके कारण आसपास के देश भी सोचने लगा कि हमारे देश के अंदर भी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह एक शासक होना चाहिए, जो अपने लिए ना, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने करीबियों के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र के लिए काम करे, अपने देश के जनताओं के लिए काम करे। तो नेपोलियन बहुत खुश हुआ। नेपोलियन सोचने लगा कि हाँ, हम लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं तो लोग हमें पसंद करते हैं, इसलिए हम आसपास के जो क्षेत्र है उस पर भी कब्जा कर लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। इसके लिए ये अपने आसपास के देशों पर आक्रमण करना अब शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो इसके दुश्मनों की संख्या भी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ठीक, तो ये इटली पर भी आक्रमण किया, जर्मनी पर भी आक्रमण किया। तो आक्रमण किया तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन आया? तो ध्यान से देखिए, इटली और जर्मनी पर बात करते हैं। इटली और जर्मनी पर तो ध्यान से देखें, इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। क्या प्रभाव था इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और इटली कई भागों में बटा हुआ था, कई भागों में। अब उस सभी भागों को एकत्रित कर नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर दिया? 3 भागों में एकत्रित कर दिया। जैसे ध्यान से देखें, ये कोई क्षेत्र है, ये क्षेत्र अलग हो गया, ये क्षेत्र अलग हो गया, यहाँ से ये क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग है, ये अलग हो गया, ये इतना हो गया, ये अलग हो गया। ये देखिए, ये बहुत सारा क्षेत्र ये बटा हुआ। लेकिन ये क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट? इस सभी को मिला दिया, आपस में मिलाकर 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बना दिया। अब बताइए, ये सभी क्षेत्र को आपस में मिलाकर 3 भागों में बना दिया तो ये लोगों के बीच तो एकता बना होगा ना? बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो 3 भागों में बांट दिया, इटली को एकीकृत करके 3 भागों में बांट दिया। पहला है सिस्पाइन, दूसरा है लिगुनियन और तीसरा है ट्रांसपोडेना या ट्रांसपोडेन होता है। ठीक, ये भागों में। ठीक,
तो आपसे पूछा जाएगा कि इटली को एकीकृत करके नेपोलियन ने कितने भागों में एकीकृत कर दिया? तो 3 भागों में, सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन। ठीक, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी भी छोटे छोटे कई भागों में बटा हुआ था, लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था जर्मनी। और सभी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभिन्नताएं पाई जाती थी। जैसे कि ये क्षेत्र देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्षेत्र बटा हुआ था, बहुत सारे क्षेत्र आप मान सकते हैं ये सभी क्षेत्र है। हालांकि इस तरह से होता नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं कि ये क्षेत्र है। ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ये इतना देश है, देश नहीं सॉरी, ये पूरा जर्मनी है, जर्मनी। लेकिन ये सभी कई भागों में बटा हुआ है और सभी क्षेत्र का झंडा अलग है, सभी क्षेत्र का राजा अलग है, सभी क्षेत्र का भाषा अलग है, सभी क्षेत्र की रीति रिवाज अलग है। तो ये सभी में आपस में बनता ही नहीं था, जिसके कारण इसका फायदा उठाता था ऑस्ट्रिया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि जर्मनी पर भी आक्रमण किया। जर्मनी पर आक्रमण करके इसे 39 भागों में एकीकृत कर दिया। देखिए पहले था 300 भाग में, 300 भागों में बांटा हुआ था, अब इसे 39 भागों में क्या कर दिया? एकीकृत कर दिया। और ये जो 39 भागों में किया था एकीकृत, इसका नाम रखा गया जर्मन राइन राज्य संघ। जर्मन राइन राज्य संघ रखा गया। ठीक, चलिए तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया कार्य। ठीक, और देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जब ये सभी कर रहा था, क्या सभी कोई खुश था? नहीं, खुश वही लोग था जिसके जीवन में दुख था। लेकिन जो पहले खुश था और जब नेपोलियन आया तो उसके जीवन में अंधकार आ गया, वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि अब अमीर लोगों का, पूंजीपति लोगों का, व्यापारियों का जो विशेषाधिकार था उस सभी को समाप्त कर दिया गया था। सभी को जो विशेष प्रकार की सुविधाएं मिलती थी वो सभी को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण वो सभी खुश था, सॉरी नाराज था, और वो चाहता था कि नेपोलियन अब सत्ता पर से हट जाए। और नेपोलियन जो विभिन्न आसपास के देशों पर आक्रमण किया था वो सभी भी इसका क्या बन चुका था? दुश्मन बन चुका था। अब जब दुश्मन बन जाता है तो निगरानी तो रखता है, तो आसपास के जो देश थे वो भी क्या कर रहे थे? नेपोलियन पर निगरानी रख रहे थे। तब होता है एक युद्ध, और उस युद्ध का नाम है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू एक स्थान है बेल्जियम का, बेल्जियम का एक स्थान है वाटरलू। वहां पर युद्ध होता है 1815 ईस्वी को, 1815 ईस्वी को। अकेले रहता है इधर से नेपोलियन अर्थात फ्रांस, और इधर से रहता है इटली, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, ये सभी देश मिलकर, और इधर से नेपोलियन अकेले युद्ध करता है। अब जैसे ही ये सभी देश आपस में मिलकर लड़ रहा है तो निश्चित रूप से ये तीनों देश क्या होगा? शक्तिशाली होगा नेपोलियन से। तब पर भी नेपोलियन इससे क्या किया? युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो उस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। जब हार गया नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक द्वीप पर भेज दिया गया। सेंट हेलेना नामक द्वीप पर क्या किया गया? भेज दिया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई 1821 ईस्वी को। अब जैसे ही वाटरलू की युद्ध जीत गया था, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, पर्सिया ये सभी जीत गया था, तो उसके बाद अब ये क्या किया कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी जीते गए क्षेत्र थे, नेपोलियन के द्वारा जितने भी नियमों में बदलाव किए गए थे, उस सभी को ख़त्म करना चाहा। अब ये सोच रहा था कि अब फिर से पहले वाली सुविधाएं हमें कैसे मिले, किस प्रकार से हमें पहले वाली व्यवस्थाएं को स्थापित करना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये सभी क्या किया? देश विचारना शुरू किया कि किस तरह से हम पहले वाली व्यवस्था को पुनः स्थापित करें। तो उसके लिए ये सभी विचार कर एक सम्मेलन करता है। एक क्या करता है? सम्मेलन करता है, जिसका नाम होता है वियना सम्मेलन, जिसका नाम होता है वियना सम्मेलन। तो अब हम बात करते हैं वियना सम्मेलन में। तो वियना सम्मेलन
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था 1815 में, जिसका मेजबानी कर रहे थे कौन? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। और इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना। तो चलिए देखते हैं। वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक, ये जो सम्मेलन हुआ था इसका मेजबानी कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, यानी कि बोल सकते हैं आप खूंखार, यानी कि इसके विरुद्ध जो गया वो समझो सच में गया। ठीक, और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन द्वारा जितने भी अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं, नेपोलियन के द्वारा जितने भी सुधारात्मक कार्य किए गए हैं, उस सभी को समाप्त कर दिया जाए। नेपोलियन जितने भी क्षेत्र को जीता था उसे पुनः वापस कर दिया जाए। नेपोलियन ने जितने भी विशेषाधिकार को समाप्त किया है उन्हें फिर से वापस लाया जाए। किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को जितने भी अधिकार दिए गए फिर से उसे समाप्त कर दिया जाए और पहले वाली व्यवस्थाएं को स्थापित किया जाए। अर्थात इस सम्मेलन का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना और फिर से बुर्बो राजवंश को स्थापित कर बुर्बो राजवंश को स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि जर्मन राइन राज्य संघ जो यहाँ है, नेपोलियन के द्वारा नाम बदला, नेपोलियन के द्वारा जो 39 भागों में से एकत्रित किया गया इसलिए रखा गया, तो इसका नाम रख दिया गया जर्मन महासंघ। जर्मन महासंघ। ये रख दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। छोटे छोटे लेक्चर के रूप में हम देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे। चलिए, यदि आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो अच्छे से ले लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंचे और नए नए जो वीडियो आपके लिए बनाए जाए, जिसे आप कुछ सीखते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें कि हम अभी प्रयास ही कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमें किस प्रकार से आपको समझाना चाहिए, क्या कमी है। कमी को आप ज़रूर बताएं कि कहाँ हम दिक्कत करते हैं। ठीक, तो अपना सुझाव हमें ज़रूर दें, जिसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। तो चलिए, फिर से अगले वीडियो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।